तो गाइस वीडियो स्टार्ट होने से पहले मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। 3x ऑप्टिकल जूम विद 10 मेगापिक्सल्स कैमरा एंड 3x डिजिटल जूम विद 200 मेगापिक्सल्स कैमरा, दोनों में से किसके रिजल्ट्स बेटर होंगे? इसका आंसर आपको वीडियो में ही कहीं ना कहीं मैं दूंगा, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। जब गैलेक्सी S22 अल्ट्रा लॉन्च हुआ था तब S21 अल्ट्रा की कंपैरिजन में वो कई सारी नई चीजें लेकर आया था। एंड नाउ वी हैव दिस गाय द गैलेक्सी S23 अल्ट्रा, जो ना सिर्फ दिखने में S22 अल्ट्रा जैसा है बल्कि यहाँ पर कई सारी चीजें दोनों में बिल्कुल सिमिलर भी हैं, जैसे कि सेम बैटरी, सेम डिस्प्ले, सेम S Pen एंड सेम चार्जिंग स्पीड। पर यहाँ पर कई सारी चीजें इंप्रूव भी करी गई हैं S22 अल्ट्रा के कंपैरिजन में, और कुछ चीजों में अभी भी इंप्रूवमेंट होनी बाकी है। शुरू में बात करें अगर कैमराज की, तो कैमराज में कुछ नए सेंसर्स भी यूज किए गए हैं, और कैमराज के बारे में बात करने को बहुत कुछ है। तो कैमरा वाला पार्ट है वो बाकी सारे पार्ट से थोड़ा बड़ा रहेगा हर बार की तरह। और जैसा कि आपको पता है कि ये फोन आता है 200 मेगापिक्सल मेन कैमरा के साथ, और यहाँ पर आपको 3 मोड्स मिलते हैं। पहला था बाय डिफॉल्ट 12 मेगापिक्सल्स, जहाँ पर 16 पिक्सल्स कंबाइन होकर एक बड़ा पिक्सल क्रिएट करते हैं एंड आपको आउटपुट मिलती है 12.5 मेगापिक्सल्स। दूसरा है 50 मेगापिक्सल्स, जहां पर टेट्रा बिनिंग काम में आती है, यानी 4 पिक्सल्स कंबाइन होकर एक बड़ा पिक्सल क्रिएट करते हैं और आउटपुट आपको मिलती है 50 मेगापिक्सल्स। और तीसरा है 200 मेगापिक्सल्स, जहां पर 200 मिलियन पिक्सल्स इंडिविजुअली इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और आपको आउटपुट मिलती है 200 मेगापिक्सल्स। और अगर तीनों इमेजेस को हम एक साथ देखें तो डिफरेंस हो सकता है एकदम से आपको नजर ना आए, बट व्हेन वी क्रॉप इन देन यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस। 200 मेगापिक्सल्स मोड की डिटेल्स कंपैरेटिवली ज़्यादा हैं, और इन शॉट्स में भी सेम चीज़ है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 12 मेगापिक्सल्स मोड की हाइलाइट्स बेटर कंट्रोल्ड है, लेकिन शैडोज़ के अंदर थोड़ा सा यहाँ पर नॉइस दिख रहा है। वहीं पर 250 मेगापिक्सल्स वाले शॉट्स में डिटेल्स अच्छी हैं और इसमें कोई नॉइस भी विजिबल नहीं है। अब सवाल यह है कि अगर 200 मेगापिक्सल्स इतना ही इफेक्टिव है तो हमें बाय डिफॉल्ट 12 मेगापिक्सल्स मोड क्यों मिलता है? हमें मैनुअली जाकर इसे ऑन क्यों करना पड़ता है? तो आंसर बड़ा ही सिंपल सा है। एक तो 200 मेगापिक्सल्स का जो कैप्चरिंग टाइम है वो ज्यादा है, दूसरा यहाँ पर लाइटिंग कंडीशन आपको अच्छी चाहिए होती है, और तीसरा इसका जो साइज है वो काफी बड़ा होता है, यानी कि ये हर सिचुएशन में आपके काम नहीं आएगा। तो अगर आपका सब्जेक्ट स्टिल है और आपको किसी लैंडस्केप की फोटो क्लिक करनी है, या फिर आपको उस फोटो को किसी बड़ी सरफेस पर प्रिंट कराना है, देन 200 मेगापिक्सल्स आपके काम आएगा। अदरवाइज 12 मेगापिक्सल्स इज मोर देन एनफ फॉर यू। और इतना हाई रेजोल्यूशन का इसमें कैमरा है तो ये 12 मेगापिक्सल्स मोड में भी आपके काम आएगा, क्योंकि यहाँ पर 16 पिक्सल्स कंबाइन होकर एक बड़ा पिक्सल क्रिएट कर रहे हैं, जो लो लाइट में स्पेशली काफी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने में कैपेबल रहेगा। तो यहाँ पर रिजल्ट्स आपको काफी अच्छे मिलेंगे, फोटो आपको ब्राइट मिलेगी लो लाइट कंडीशंस में भी। नॉर्मल मोड में फोटोज की बात करें तो फोटोज यहाँ पर काफी क्रिस्प, वाइब्रेंट एंड कॉन्ट्रास्टी निकल कर आती हैं सैमसंग की कलर साइंस को फॉलो करते हुए। शॉट्स में मोशन ब्लर भी रेयर ही देखने को मिलता है, क्योंकि शटर स्पीड भी पहले से इंप्रूव्ड है। हाइलाइट्स कंट्रोल पर भी सैमसंग ने ध्यान दिया है, जिसकी कमी कहीं ना कहीं S22 अल्ट्रा में दिखती थी। ब्राइट डेलाइट शॉट्स नेचुरल क्रिस्प होते हैं, विविड कलर्स एंड ग्रेट कंट्रास्ट मेक योर फोटो रेडी टू पोस्ट ऑन सोशल मीडिया। कभी कभी ओवर शार्पनिंग फोटोज में दिखती है, लेकिन इस चीज को आप कस्टमाइज कर सकते हैं कैमरा असिस्टेंट ऐप की मदद से, जो गैलेक्सी स्टोर से आप डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ पर पिक्चर सॉफ्टनिंग के ऑप्शन को आप ऑन, ऑफ या फिर मीडियम या फिर हाई पर अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, और ये है इसके रिजल्ट। इसी ऐप की मदद से शटर स्पीड को भी ट्यून करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। पोर्ट्रेट मोड इस फोन का काफी शानदार है पहले की तरह ही, और यहाँ पर जो बैकग्राउंड ब्लर है वो दिखने में एकदम नेचुरल दिखता है, DSLR टाइप। सब्जेक्ट सेपरेशन बहुत ही अच्छा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेप्थ के साथ ब्लर की इंटेंसिटी ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है, जो कि नेचुरल भी दिखती है। नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट्स पर भी पोर्ट्रेट मोड सीमलेसली काम करता है। पोर्ट्रेट मोड के अंदर कुछ फोटोज में कंट्रास्ट थोड़ा ज्यादा बूस्ट होते हुए दिखा, जिससे शैडोज ज्यादा डार्क दिख रही थी। एक दो फोटोज में शैडो डिटेल्स भी गायब दिखी, जैसे इसे अगर नॉर्मल मोड की फोटो से कंपेयर करें तो नॉर्मल मोड में हेयर विजिबल है, जबकि पोर्ट्रेट मोड में हेयर के अंदर डिटेल्स बिल्कुल ही क्रश्ड है। आई होप इस चीज को जल्दी फिक्स कर दिया जाए। और पोर्ट्रेट मोड को एक्सट्रीम कंडीशन पे टेस्ट करने के लिए मैं घुस गया सरसों के खेत में, क्योंकि यहाँ पर आसपास बहुत सारे फूल थे, तो मैं देखना चाहता था कि ये किस तरह से सब्जेक्ट की एजेस को डिटेक्ट करता है। एंड यस, वहां पर ये थोड़ा कंफ्यूज जरूर हो रहा था, बट स्टिल इट वाज एबल टू डिटेक्ट द सब्जेक्ट, और इसने मेरे ऊपर ब्लर कहीं पर भी अप्लाई नहीं किया। और ये बात हम सभी जानते हैं कि स्मार्टफोन में जो बैकग्राउंड ब्लर वाला काम होता है पोर्ट्रेट मोड के अंदर, ये करना होता है सॉफ्टवेयर को, और इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में सॉफ्टवेयर भी कंफ्यूज हो जाएगा कि कहां पर ब्लर अप्लाई करना है और कहां पर नहीं। बाय द वे, बिना पोर्ट्रेट मोड के भी अगर आप कोई फोटो क्लिक करते हैं तो वहां पर भी आपको एक डिसेंट सा बोके इफेक्ट मिल जाएगा, स्पेशली इन 3x एंड 10x ऑप्टिकल जूम। तो शुरू में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि 3x ऑप्टिकल जूम विद 10 मेगापिक्सल्स कैमरा वर्सेस 3x डिजिटल जूम विद 200 मेगापिक्सल्स कैमरा, दोनों में से किसके रिजल्ट्स बेटर होंगे? तो ये रहा उसका आंसर। यहाँ पर ऑप्टिकल जूम बेटर है इन टर्म्स ऑफ डिटेल्स, डायनामिक रेंज, टेक्सचर्स एंड एवरीथिंग, एंड यू कैन सी द बोके इफेक्ट इज आल्सो देयर। अब हम जूम की बात कर रहे हैं तो हम 100x को भी जरूर टेस्ट करेंगे, जो सैमसंग की S सीरीज में S20 अल्ट्रा से चल आ रहा है। दिस इज 1x, नाउ 3x जो कि ऑप्टिकल जूम है, नाउ 10x ये भी ऑप्टिकल जूम है, और फोटो डिटेल काफी अच्छी है। यह है 30x जो कि 10x ऑप्टिकल जूम कैमरा का क्रॉप इन है, और इमेज काफी हद तक यूजेबल है।
एंड फाइनली 100x। और मैं आपको बता दूं ये टावर मुझसे करीब 1 किलोमीटर दूर था और इतनी दूर से भी इसने काफ़ी सही फोटो क्लिक करी है। और अगर हम इसे कंपेयर करते हैं S22 अल्ट्रा से, तो हाँ S23 अल्ट्रा में 100x में इमेज क्वालिटी स्लाइटली बेटर दिखाई देती है। और ये देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि सैमसंग ने इस बार वीडियोज़ में काफ़ी कुछ इंप्रूव किया है। विद मेन कैमरा यू कैन शूट 8K एट 30 FPS, जो कि S22 अल्ट्रा में हम सिर्फ 24 FPS तक ही कर पाते थे और वहाँ पर वीडियो क्रॉप इन भी हो जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। 4K 60 FPS फ्रंट और रियर मेन कैमरा दोनों में अवेलेबल है और 4K 30 FPS आप इसके सभी लेंसेज से रिकॉर्ड कर सकते हैं एंड यू कैन स्विच बिटवीन द लेंसेज व्हाइल रिकॉर्डिंग द वीडियो। सभी वीडियो रेजोल्यूशंस में फोकस शिफ्टिंग फास्ट और सीमलेस है, काफी स्मूथली फोकस को एडजस्ट करता है। थम्स अप फॉर दैट। अब बात करेंगे स्टेबलाइजेशन की, तो मैं कहूंगा सैमसंग नेल्ड इट। 2x वाइडर स्पेस फॉर ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन रियली मेक्स अ बिग डिफरेंस। भागते हुए भी वीडियो काफी शेक फ्री बनती है और कोई जेली इफेक्ट या मोशन ब्लर भी इसमें विजिबल नहीं है। इसे और भी एक्सट्रीम पर ले जाने के लिए वी हैव सुपर स्टेडी मोड, जिसमें आप क्वाड HD 60 FPS तक मैक्सिमम रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसके रिजल्ट्स काफी इंप्रेसिव है, जो आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे। किसी तरह का जिगलिंग इफेक्ट इसमें नहीं दिखेगा आपको। अब बात करें स्लो मोशन वीडियोस की, तो इसका सीन भी पहले की तरह है। यू कैन शूट 1080p 240 FPS विद स्लो मोशन एंड 1080p 960 FPS विद सुपर स्लो मोशन। सुपर स्लो मोशन भी वैसे तो 240 FPS पर ही रिकॉर्ड होती है, पर ये डिजिटली प्रोसेस होने के बाद फोन इसको 960 FPS में कन्वर्ट करता है और इसमें 0.5 सेकंड की रिकॉर्डेड वीडियो का प्लेबैक आपको लगभग 17 सेकंड तक मिलेगा एंड यू कैन सी हाउ स्लो इट फील्स। पोर्ट्रेट वीडियो जो पहले 1080p तक ही हम शूट कर पाते थे, अब हम 4K में कर पाएंगे फ्रंट और रियर दोनों कैमरा से। अब बात करते हैं फ्रंट कैमरा की, तो फ्रंट कैमरा का सेंसर पहले से चेंज है। पहले था वहाँ पर 40 मेगापिक्सल्स का GH1 सेंसर, अब है 12 मेगापिक्सल्स का 3LU सेंसर एंड ये है इसके फ्रंट कैमरा के कुछ सैंपल। सेल्फीज में डिटेल्स अच्छी हैं, लेकिन शार्पनेस थोड़ी सी ज्यादा रहती है। कलर रिप्रोडक्शन इसका फैंटास्टिक है और स्किन टोन आपको थोड़ी सी वार्मर साइड इसमें देखने को मिलेगी। तेज धूप और कम रोशनी दोनों में ही फ्रंट कैमरा के रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं। कैमरा यहाँ पर लगा है 12 मेगापिक्सल्स का, जिसमें ऑटो फोकस हमें मिल जाता है, यू कैन सी। और यहाँ पर कलर्स भी काफी वाइब्रेंट देखने को मिलते हैं और पीछे आपको एक हल्का सा बोके इफेक्ट भी दिख रहा होगा, आई होप। और लाइट कंट्रोल इसका काफी सही मुझे लगा। अभी मैं धूप में हूँ और यहाँ पर हवा भी बहुत तेज चल रही है, तो आप इसके माइक्रोफोन की क्वालिटी का भी आइडिया लगा सकते हैं। और बाकी आपको इसका फ्रंट कैमरा कैसा लगा वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लो लाइट कंडीशंस में भी फोटो काफी सही आती हैं। मीडियम लाइटिंग कंडीशंस में फोटो में किसी तरह का कोई नॉइस विजिबल नहीं है। कलर्स भी ऑन पॉइंट रहते हैं। हाईलाइट एंड शैडोज अच्छे से मेंटेन रहती हैं लगभग सभी फोटोज में। हाँ, जब लाइट थोड़ी सी कम होती है तब हल्की फुल्की ग्रेनेस जरूर नजर आ जाती है फोटोज के अंदर। लो लाइट के अंदर वीडियोज में इंप्रूवमेंट जरूर दिखाई देगी। यहाँ पर नाइट जैसा ही आपको नाइट में लुक मिलेगा, ओवर ब्राइट आपको वीडियोज नहीं दिखेंगी और डार्क एरियाज में ग्रेन्स भी विजिबल नहीं होते। इन सबके अलावा इस फोन के कैमराज में कई सारे फीचर्स अवेलेबल हैं, जैसे कि हाइपर लैप्स, एस्ट्रो मोड स्टारी नाइट को कैप्चर करने के लिए, प्रो वीडियो जिसके अंदर आप सभी लेंसेज में मैनुअल कंट्रोल्स यूज कर सकते हैं, वीडियोस के लिए भी और फोटोज के लिए भी, बेटर कैमरा ट्यूनिंग के लिए कैमरा असिस्टेंट, एक्सपर्ट रो और एस्ट्रो मोड भी यहाँ पर अवेलेबल है, जिसे मैंने खुद ट्राई किया हर बार की तरह और रिजल्ट्स बहुत ही माइंड ब्लोइंग थे। नाइट फोटोग्राफी में इस फोन को यूज करना काफी शानदार एक्सपीरियंस देता है, जो कि हम इस लेवल की एंड्रॉइड फ्लैगशिप से एक्सपेक्ट भी करते हैं। iOS यूजर्स दिल पे ना लें। वैसे iOS में जो फोटोज से सब्जेक्ट को कॉपी एंड पेस्ट करने का फीचर अवेलेबल है वो यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। और डिजाइन बिल्कुल ही S22 अल्ट्रा वाला नहीं है, यहाँ पर कुछ चेंजेस भी करे गए हैं। जैसे अभी ये साइड से फ्लैट कर दिया गया है तो ये थोड़ा सा और बॉक्सी लुक देता है। डिस्प्ले का कर्व थोड़ा कम है और फ्रंट और बैक दोनों में ही हमें गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। कैमरा रिंग्स पहले से ज्यादा बड़े और डिफाइंड है एंड ऑफ कोर्स IP68 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट तो ये फोन है ही। डिस्प्ले में कर्व थोड़ा सा कम है, इसके अलावा डिस्प्ले में कोई भी चेंज नहीं किया गया है। ये सेम डायनामिक एमोलेड 2X पैनल है, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ आती है। क्वाड HD प्लस इसका रेजोल्यूशन है, जो कि बाय डिफॉल्ट आपको 1080p मिलता है फॉर सम रीजन। और क्योंकि ये एक LTPO2 पैनल है तो ये अपनी रिफ्रेश रेट को 1 to 120 हर्ट्ज के बीच में अडेप्ट कर सकता है बेस्ड ऑन कि आप क्या कंटेंट स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगर स्क्रीन पर एक स्टिल इमेज है तो रिफ्रेश रेट रहेगी 1 हर्ट्ज। अगर एक 30 FPS की वीडियो आप देख रहे हैं तो रिफ्रेश रेट रहेगी 30 हर्ट्ज। अगर आप स्क्रोलिंग कर रहे हैं तो रिफ्रेश रेट हो जाएगी 120 हर्ट्ज। लेकिन सेम S22 अल्ट्रा की तरह ये भी 24 हर्ट्ज से नीचे नहीं जाता है। मैंने स्क्रीन के ऊपर एक स्टिल इमेज भी ओपन करके देखी, लेकिन रिफ्रेश रेट 24 हर्ट्ज तक ही अटकी हुई थी, ये इससे नीचे नहीं गई। बस एक अलग चीज जो डिस्प्ले में है वो है विजन बूस्टर, जो आपकी लाइटिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग डिस्प्ले के कलर्स एंड ब्राइटनेस को अडेप्ट कर लेता है। अगर आप आउटडोर्स में फोन को यूज कर रहे हैं तो ये कलर्स को थोड़ा बूस्ट कर देगा। अगर आप इंडोर्स में फोन को यूज कर रहे हैं तो कलर्स नॉर्मल हो जाएंगे। और डिस्प्ले क्योंकि HDR10+ सपोर्टेड है तो वीडियोस देखने में अलग ही लेवल का मजा इसमें आपको आएगा। और मजा तो आपको परफॉर्मेंस वाले पार्ट में भी आने वाला है, क्योंकि एक तो प्रोसेसर यहाँ पर बेटर है विच इज स्नैपड्रैगन 8 Gen 2, रैम लगी है LPDDR5X विच इज फास्टेस्ट टिल डेट, और स्टोरेज यहाँ पर यूज की गई है UFS 4.0। और ये तीनों ही मेनली किसी भी फोन की परफॉर्मेंस को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं।
और यहाँ पर ये तीनों ही चीज़ें लेटेस्ट एंड फास्टेस्ट यूज़ की गई हैं, तो आप परफॉर्मेंस का आइडिया लगा सकते हैं। और ये सिर्फ स्पेक शीट को भरने के लिए नहीं है, एक्चुअल में बहुत अच्छी स्पीड इस फोन के अंदर देखने को मिल रही है। चाहे ऐप ओपनिंग स्पीड हो, चाहे हैवी टास्क हो, चाहे आपके नॉर्मल टास्क हो, सभी एकदम इसमें सीमलेसली काम कर रहे हैं। और गेमिंग परफॉर्मेंस टेस्ट करने के लिए मैंने इस फोन में करीब 1 घंटा गेंशिन इंपैक्ट खेली 60 FPS और मैक्सिमम हाई सेटिंग्स पर। स्क्रीन रेजोल्यूशन जो 1080p मिलता है बाय डिफॉल्ट, उसे भी मैंने क्वाड एसी प्लस कर रखा था और ब्राइटनेस भी मैक्सिमम पर थी। और 1 घंटे के गेमिंग सेशन में मुझे कोई भी जिटरिंग या फिर लैगिंग इशू नहीं मिला। गेम प्ले काफ़ी इसका स्मूथ मुझे लगा। अब फोन का जो मिडल फ्रेम है वो ऊपर की तरफ से थोड़ा सा गर्म जरूर हुआ, विच इज़ नॉर्मल, इसमें कोई बड़ी दिक्कत वाली बात है नहीं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस फ़ोन से आप एक प्रॉपर गेमिंग फ़ोन जितनी परफॉर्मेंस तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट स्टिल ये एक काफ़ी अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस आपको देने वाला है। अगर आप स्कोर्स में विश्वास रखते हैं तो ये रहे इसके बेंचमार्क स्कोर्स। बैटरी एंड चार्जिंग की बात करें तो दोनों सेम है। 5000 mAh की बैटरी, 45 वाट की फास्ट चार्जिंग जो हमें पहले ही मिलती थी, एंड वायरलेस रिवर्स चार्ज एंड वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन अवेलेबल है। और बैटरी बैकअप की बात करें तो बैटरी बैकअप मुझे पहले से इसका इंप्रूव लगा है। एंड टू गिव यू एन आइडिया, मैंने इसे 2 घंटे तक कंटिन्यूअसली आउटडोर्स में फुल ब्राइटनेस के साथ इसमें कैमरा टेस्ट किया था। उसके बाद मैंने गैलरीज में वीडियोस भी देखी, फोटोज भी चेक करी, थोड़ी गेमिंग भी करी और इसको नॉर्मली भी मैंने यूज़ किया। और इवनिंग में अराउंड 20% बैटरी इसमें फिर भी बची हुई थी। तो रफली आप मान सकते हैं कि 7 से 8 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम आपको दे देगा। अगर लो टू मीडियम यूज़ की बात करें तो बैटरी अराउंड 1.5 दिन तो इजीली चल जाएगी। एक्सपीरियंस की बात हो रही है तो एक चीज़ और आपको बेहतर मिलेगी, वो है ऑडियो क्वालिटी। लाउडनेस यहाँ पर अच्छी है और स्पेशली बेस उसका मुझे काफ़ी सही लगा, क्योंकि स्पीकर्स इंप्रूव्ड है, लेकिन हैप्टिक्स मुझे इसके सेम S22 अल्ट्रा वाले ही लगे। और फिंगरप्रिंट स्कैनर तो काफ़ी टाइम से सैमसंग सेम ही यूज़ कर रहा है, जिसकी रिलायबिलिटी और स्पीड में तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर दूसरे ब्रांड्स की बात करें जैसे Vivo X90 Pro Plus, वहाँ पर एक नया और बेहतर अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर यूज़ किया गया है और उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स उसके अंदर मिल जाते हैं, जैसे ड्यूअल फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन। इसमें सेम टाइम पर आपको 2 फिंगरप्रिंट्स यूज़ करने पड़ेंगे टू अनलॉक योर फोन और टू अनलॉक योर एनक्रिप्टेड ऐप्स, जो एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर को ऐड कर देता है। हालांकि अगर हम इसे सैमसंग फ्लैगशिप से कंपेयर करें तो सैमसंग के पास कई चीज़ें एक्स्ट्रा मिलते हैं, जैसे S Pen जो कहीं और नहीं मिलता, सॉफ्टवेयर अपडेट्स जिसमें एंड्रॉयड के मामले में सैमसंग अभी लीड कर रहा है। ये चीज़ें कहीं और नहीं मिलती, लेकिन जब एक दूसरा ब्रांड कुछ बेहतर कर रहा है तो व्हाई कांट सैमसंग? बाय द वे, इट्स अ बेस्ट एंड्रॉयड फ्लैगशिप दैट मनी कैन बाय। पर अगर आप ऑलरेडी S22 अल्ट्रा यूज़ कर रहे हैं तो क्या आपको S23 अल्ट्रा पे अपग्रेड करना चाहिए? तो जवाब होगा नहीं।